बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुम सिर्फ मेरी हो। कुछ ही देर में सिकंदर साहिब हारिस के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और अपनी जान पहचान के कुछ लोगों से बात करते पुलिस के हाथों से उसके मामले को रफा दफा करवाया और मलाइका की डेड बॉडी लेकर घर पहुंचे, जहां तमाम मोहल्ले वाले जो पहले ही पुलिस वालों से मलाइका की मौत का सुन चुके थे वहां मौजूद थे। सिकंदर साहब ने कॉल करके फरीहा बेगम को भी बता दिया था, तभी वो भी कुछ देर में वहां पहुंच गई। यहाँ एक क़यामत का समा था। मलाइका की माँ और बहनें रो रो के बेहाल हो चुकी थी, पर खालदा बेगम की आंख से एक आंसू नहीं गिरा। वो बहुत पुरसुकून अंदाज में तमाम मेहमानों से मिल रही थी और साथ में इस हादसे को किस्मत का लिखा बोलकर सबको वाक़े की तमाम तफसील से आगाह करते हुए एक नज़र जुनैद पर भी डाल लेती थी। वो तब से अब तक किसी बुत की मानद खामोश बैठा लोगों की तसल्लियाँ और बातें सुन रहा था। मलाइका की हालत क्योंकि ज़्यादा देर रखने वाली नहीं थी, पूरा वजूद जलने की वजह से चेहरा भी किसी से दिखाने के काबिल नहीं रहा था। इसलिए सलीम साहब ने हारिस और खाशे को बोलकर मलाइका को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुँचाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल करवाए और कफन दफन के बाद मलाइका के घर वालों को तड़पता छोड़कर जनाजा उठाए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े, जहाँ पहुँचकर जुनैद ने सारे वक्त में पहली बार मलाइका को लहद में उतारता देखकर अपनी खामोशी तोड़ी और इसे पुकारते हुए आगे बढ़ा, जो काफ़ी देर पहले ही उसका साथ छोड़ चुकी थी। दी जान के आने से पहले ज़रून को नूर की तरफ से तसल्ली हो गई थी कि अब वो घर में अकेली नहीं है। वहीं नूर भी घर में किसी और फर्द के इजाफे से काफ़ी खुश थी। वह सारा वक्त उनसे बातों में मसरूफ़, कभी हारिस के बारे में बताते खुश हो जाती तो कभी सिकंदर साहब के रवैये के जिक्र पर अफसुदा। दी जान की नरम तबीयत की वजह से वो एक ही हफ्ते में उनसे काफ़ी हद तक घुल मिल गई थी। रात भी उनकी पाबंदी के मुताबिक वो इनके साथ सोती, जिस पर ज़रून ने काफ़ी बार एतराज़ उठाया, पर नूर तो पहले ही उसके मामले में काफ़ी लापरवाह और बेफिक्र थी। ऊपर से बाकी रही इस कसर दी जानी से इससे दूर करके निकाल दी। पर आज ऑफिस से आते खुद को मुसलसल एक हफ्ते से अगरोर होता देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तब इसने दी जान से बात करने का सोचते इनके कमरे की जानब कदम बढ़ाए। दी जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते वो अंदर आया तो नूर ने उसको देखते ही कंबल चेहरे पर ले लिया, जिस पर ज़रून ने दिल में बदला लेने का इरादा करते हुए दी जान को अपने आने का मकसद बताया। हाँ करो बात। अपने करीब बैठने की जगह देते उन्होंने इजाज़त दी तो ज़रून ने अपनी बात के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश करते एक नज़र रशीदा को देखा, जो दी जान के साथ ही सिंगल बेड पर लेटी उनसे ज़्यादा उनके बोलने की मुंतज़िर लग रही थी। वो मैंने कहना था कि बल्कि पूछना था कि आपको यहाँ किसी चीज़ की तंगी तो नहीं, मतलब आप तीनों एक कमरे में तंग तो नहीं होती। ज़रून ने बात शुरू की थी, इसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, तभी बात बदलते उसने दी जान का अपनी मुस्कुराहट छुपाता देख शर्मिंदगी से सर झुकाया। नहीं, हमें यहाँ कोई मसला नहीं है और ना ही कोई तंगी, पर लगता है तुम्हें कोई मसला है। उसके चेहरे के बदलते रंग देखकर साहिदा बेगम ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाते पूछा, नहीं मुझे क्या मसला होगा, मैं तो बस आपके लिए बोल रहा था। अपनी बुखलाहट पर काबू पाते उसने नफ़ी में सर हिलाया और एक ज़रूरी काम का बोलते कर कमरे से बाहर निकल गया। एक हफ्ता गुजरने के बाद भी जुनैद ना तो मलाइका की मौत का यकीन कर पाया था और ना ही खुद को संभाल सका, जिसकी वजह से ना सिर्फ सलीम साहब बल्कि खालदा बेगम भी काफ़ी परेशान थी। तभी उन्होंने जुनैद को समझाने की कोशिश की ताकि वो इस हकीकत को कबूल करते ज़िंदगी की तरफ लौट आए, पर जुनैद के जर्द पड़ते रंग और आंखों के गहरे हलकों ने इन्हें अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर किया और अपने कमरे में आते ही सलीम साहब पर बरस पड़ी, जो अभी अभी दुकान से वापस आई थी। सलीम, मैंने आपसे कितने दिनों से कह रही हूँ कि जुनैद को समझाएं कि उस लड़की का गम मनाना बंद करे और कमरे से बाहर आए ताकि मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो कि वो ठीक है। खालदा बेगम ने बेड पर उनके करीब बैठते हुए कहा, हाँ मैं तो रोज़ समझाता हूँ, पर शायद अभी उसका जहन मलाइका की मौत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी ऐनक उतार कर साइड टेबल पर रखते हुए उन्होंने खालदा बेगम की बात को एक ममता की तरफ समझकर नरमी से जवाब दिया, तो क्या सारी ज़िंदगी उसके कम ज़ात का सर सोग मनाते खुद को तकलीफ़ देता रहेगा? उनकी बात सुनते ही खालदा बेगम ने कोई भी लिहाज के बगैर गुस्से से कहा, खालदा शर्म करो, अब तो वो बेचारी मर चुकी है, पर तुम अब भी उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। सलीम साहब ने उसकी बात सुनते थोड़ी शर्म दिलाना चाहिए, मगर खालदा बेगम ने उनकी किसी बात का असर लिए बगैर मलाइका को एक बार फिर से कोसना शुरू कर दिया। तो क्या कहूँ, मर गई है, पर मेरे बेटे का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा। पता नहीं क्या कोल के पिलाती रही है जो मेरा बेटा यूं इसके लिए पागल हो रहा है, जैसे पता नहीं कौन सी चीज़ हूर पड़ी थी। कमर पर हाथ रखते उन्होंने माथे पर बल डालते हकारत से अपनी बात मुकम्मल की, जिस पर सलीम साहब ने कुछ कहने की बजाय खामोशी से उनके एकदम से बदलते रवैये को महसूस किया। हूर पड़ी नहीं थी वो, लेकिन जुनैद को मोहब्बत थी उससे, और पता है ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है?
सलीम साहब ने उनके सामने आते सवालिया नज़रों से देखते खुद ही जवाब दिया, किसी ऐसे इंसान की दूरी बर्दाश्त करना जिसे आपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहा हो, शिद्दत से उसकी ख्वाहिश की हो, मगर वो इंसान कुछ देर के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए उसकी नज़रों के साथ साथ इस दुनिया से भी दूर हो जाए, ना तो एक ना बयान होने वाली तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी का अहाता कर लेती है। पर तुम ये सब कभी नहीं समझ पाओगी, क्योंकि मुझसे तो दूर की बात कभी तुमने अपनी औलाद तक से मोहब्बत नहीं की। बड़ी नरमी से उन्होंने खालदा बेगम को आईना दिखाया और मज़ीद कुछ सुने या कहे बगैर जुनैद के कमरे की जानिब बढ़े। यहाँ तो हर कोई मेरा उस्ताद बना रहता है, बल कोई बात करने की देर होती है बस शुरू हो जाते हैं। कंधे उचकाते उन्होंने सलीम साहब की बात को दोहराया और तमाम बातों को दफ़ा करते टीवी लगाते ड्रामा देखने लगी। नूर के ज़ख्म अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे, इसके पेपर भी करीब थे जिसके बारे में इसे खतीजा ने बताया था। तभी उसने यूनिवर्सिटी जाने का फ़ैसला किया और दीजान से इजाज़त लेते इसके कमरे में आई ताकि इसे सुबह यूनिवर्सिटी छोड़ने का बोल सके। आ जाएं। दस्तक की आवाज़ पर ज़रूर ने लैपटॉप की स्क्रीन से नज़रें उठाकर दरवाजे की जानब देखा। तुम मसरूफ़ तो नहीं? अंदर दाखिल होते नूर ने उसके सामने लैपटॉप खुला देखकर सवाल किया। नहीं तो आ जाओ तुम। जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ मारकर बंद करते उसने नूर को खुशगवार हैरत से देखा। वो मैंने एक बात करनी थी इसलिए आई हूँ। उसके चेहरे की चमक पर नूर ने जल्दी से वजाहत दी तो सामने वजूद सोफ़े पर बैठ गई। हाँ बोलो। इसका तफसीली जायज़ा लेने के बाद ज़रूर ने अपनी नज़र कज़ाबिया बदलते क्लाक की जानब देखा। यहाँ रात के 10 बज रहे थे। वो मेरा पेपर है जुमे को, मेरी दोस्त है ना खतीजा, उसने बताया तो मैं सोच रही थी कल यूनिवर्सिटी चली जाऊँ, नोट्स वगैरह ले लूँगी, साथ लेक्चर भी नोट कर लूँगी ताकि फिर सुकून से घर बैठकर पेपर्स की तैयारी कर सकूँ। नूर ने पूरी तफसील से इसे अपने आने का मकसद बताया। तो चली जाओ, बल्कि मैं सुबह होते हुए तुम्हें छोड़ दूँगा और तुम मुझे कॉल कर देना, वापसी पे भी ले लूँगा। उसकी बात सुनते ज़रूर ने नरमी से जवाब दिया। एक सेकंड में उसका मसला हल हो गया, पर मुझे लगता है कि वो वहाँ भी आ गया। तो नूर ने अपनी हचकचाहट की असल वजह बताते नज़र उठाकर इसे देखा जो अब उठकर इसके करीब आ चुका था। क्यों डर रहा है? वो कैसे वहाँ आएगा? क्या तुम्हें लगता है कि वो इतना ताकतवर था कि मेरे होते हुए दोबारा से तुम्हें तकलीफ़ पहुँचा सके? उसके सामने ज़मीन पर बैठते ज़रूर ने सवालिया नज़रों से इसे देखा जो इसके देखते नज़रें चुरा गई। पता नहीं, पर मुझे लगता है, डर लगता है। आंखों में नमी लिए इसने नफ़ी में सर हिलाया तो ज़रूर ने लंबी सांस लेते खुद का पुरस्कून किया। उठकर सोफ़े पर इसके करीब बैठा जो अब चेहरे से हाथों में छुपाने रोने लगी थी। ठीक है, अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाऊंगा और जब तक तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं हो जाता तुम्हारे साथ वहीं रहूंगा। ज़रूर ने उसका हाथ पकड़ते यकीन दिलाया तो नूर ने कोई भी जवाब देने की बजाय उसकी बात पर गौर करते रोना शुरू करते हुए और बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। मतलब तुम सारा वक्त मेरे साथ रहोगे? तस्दीक के लिए नूर ने उसकी बात दोहराई। हाँ, साथ रहूँगा ताकि तुम्हारा नोट्स वगैरह मुकम्मल करने में मदद भी कर दूँगा। ज़रूर ने अज़म से कहा तो नूर ने इसकी बात पर मुस्कुराते अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से निकाला। लिखाई देखी है अपनी? तौबा इतनी गंदी है कि मैंने इस दिन वो चिट 10 बार पढ़ी तब जाकर समझ आई मुझे। उसकी बात सुनते ही नूर ने तेवरी चढ़ाती इसके मुंह पर ही इसकी बेइज्जती की। हूँ बस इतनी बुरी भी नहीं जितनी तुमने बेइज्जती कर दी, खफगी से कहते ज़रूर ने उसका हाथ दोबारा से पकड़ते अपने करीब किया। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। उसे फ्री होता देखकर नूर ने जल्दी से इसके सीने पर हाथ रखते पीछे की जानब धकेला उठकर जाने लगी, पर उससे पहले ही ज़रूर ने इसे संभलने का मौका दिए बगैर ही हाथ पकड़कर झटका दिया तो वो सीधी इसके ऊपर आ गिरी। क्या बदतमीज़ी है ये! शर्म से लाल होते उसने गुस्से से सर उठाते दरवाजे की तरफ देखा जो खुला था, वही जो तुम पीछे 10 दिन से कर रही हो। इसे अपने हसार में लेते ज़रूर ने जितनी नरमी से जवाब दिया नूर ने उतने ही गुस्से से इसे घूरा। प्लीज़ छोड़ो मुझे दीजान, क्या सोचेंगी कि इतनी देर से गई है और अभी तक आई क्यों नहीं? नूर ने नज़रें दरवाजे पर रखते ज़रूर की मिन्नत की तो सोच लेने दो और चुप करके लेटी रहो। इतने दिन से मेरे ऐसे मुझसे भाग रही हो जैसे मेरे साथ कोई रिश्ता ही ना हो तुम्हारा। बाल उसके चेहरे से हटाते ज़रूर ने उसकी मज़ाहमत कर आंखें निकाली और उसकी गर्दन पर झुकने लगा कि नूर ने इसका इरादा देखते हुए इसके होंठों पर हाथ रखा। प्लीज़ मैं कह रही हूँ ना, मुझे छोड़ दो वरना मैं ज़ोर से चीखूंगी ताकि दीजान खुद ही यहाँ आ जाए। नूर ने अपना हाथ उठाते इसे धमकाया जिसका कोई भी असर लिए बगैर ज़रूर ने अपनी गिरफ्त मज़ीद तंग की। तो चीख लो। आंखों में शरारत लगी इसने जितने सुकून से कहा तो नूर ने इतनी ही बेचैनी से दरवाजे को देखा। नूर प्लीज़, रिशीदा आ जाएगी। नूर ने गुस्से से बात बनती ना देख
नूर ने गुस्से से बात बनती ना देखकर नरमी से कहा तो ज़रूर ने जवाब देने की बजाय उसके सर पर हाथ रखते नीचे झुकते उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में कैद किया तो नूर ने उसकी शर्ट को मजबूती से अपनी मुट्ठी में दबोचे आंखें बंद की। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद ज़रूर ने अपने चेहरे पर नमी मुस्कुराहट अपनी गिरफ्त मजबूत की। क्या हुआ? इसके गाल पर आंसुओं की नमी देखकर ज़रूर ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं। नफ़ी में सर हिलाती इसने आंखें खोली तो ज़रूर ने उसकी सुर्ख आंखों को देखते समझा कि वो इसकी ज़बरदस्ती पर रो रही है। तभी इसे अपने हिसाब से निकालते सोफे पर बिठाया। सॉरी वो बस मैं। ज़रूर ने शर्मिंदगी से सर झुकाते वजाहत देनी चाहिए पर इससे पहले ही नूर उठकर कमरे से निकल गई। उफ, पता नहीं क्या हो जाता मुझे। उसके इस तरह खामोशी से जाने पर ज़रूर ने खुद को होशा और सुबह नूर को मनाने का इरादा करते उठकर लैपटॉप ऑन किया ताकि अपना काम मुकम्मल कर सके। हारिस सिकंदर साहब जो लाउंज में इसके इंतज़ार में बैठे थे, उन्होंने इस बिरोनी दरवाजे को अंदर दाखिल होता देखकर आवाज़ दिया, अस्सलाम वालेकुम। अब्बू आप अभी सोए नहीं? तबीयत ठीक है आपकी? सिकंदर साहब की आवाज़ पे इसने सीढ़ियों की जानब कदम रखे और उसने उनकी जानब मतवज्जा होते हैरत से सवाल किया। हाँ तबीयत ठीक है, बस मेरा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यहाँ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। सोफ़े पर बैठते हुए उन्होंने इसे भी अपने सामने पड़े सोफ़े पर बैठने का इशारा किया। जी बोलें। हाथ में पकड़ा मोबाइल टेबल पर रखते उसने करीब ही बैठ के ये आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं आने लग गए? और कौन सा ऐसा काम है जो सुबह 7 बजे शुरू होकर रात 12 बजे एक ख़त्म होता है? सिकंदर साहब ने इसे मुंतज़िर पाकर बात को घुमाने की बजाय असल बात पर आते पूछा। ऑफिस में ही काम है, कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जिनको मैं ही डील कर रहा हूँ, इसलिए देर हो जाती है। सफाई से झूठ बोलते इसने एक नज़र फरीहा बेगम के कमरे की जानब देखा जो बंद था। आइंदा जो भी काम हो मुझे तुम ठीक 10 बजे घर पर मौजूद चाहिए और मैंने रुखसती की डेट फिक्स कर दी है। अगले इतवार को कुछ मेहमानों की मौजूदगी में सायरा को तुम्हारे साथ ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा और इसलिए अपनी रूटीन ठीक करो ताकि सायरा को तुमसे कोई शिकायत ना हो। बाकी मैं जो फैसला कर चुका हूँ वो तब्दील नहीं होगा, इसलिए इसे मेरा हुक्म समझ लो या दरख्वास्त पर अब मुझ में किसी किस्म की कोई परेशानी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अब अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ पिछली तमाम बातों को भूल कर करो। हारिस को कुछ बोलने के लिए मुँह खोलता देखकर सिकंदर साहब ने इशारे से मना करते अपनी बात ख़त्म की और इसे अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल रखने का कहते उसकी कोई बात सुने बगैर कमरे में चले गए। अगली सुबह ज़रून अपने वादे के मुताबिक नूर के साथ ही यूनिवर्सिटी गया जहां उनका सबसे पहला सामना खदीजा से ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम। नूर ने उसके करीब जाते से अपनी जानब मुतवज्जा किया जो किसी लड़की से कोई बात करने में मसरूफ़ थी। ओ शुक्र है नूर मुझे तुम्हारी शक्ल देखने को मिली, वरना तुम तो ऐसे गायब हुई जैसी दुनिया में मौजूद ही ना हो। उसके सवाल का जवाब देते वो अपनी ही धुन में बोलती उसके गले लगी तो ज़रून ने उसके बुरे वालों वाली लड़की को गुस्से से देखा। ये कौन है? इस पर नज़र बढ़ते ही खदीजा ने नूर से अलग होते हुए सवाल किया। ये ज़रून है मेरे शोहर और ज़रून ये खदीजा है मेरी बेस्ट फ्रेंड। नूर ने इन दोनों का तारफ़ एक दूसरे से करवाया तो उसने एक बार फिर से इस लड़की का तफसीली जायज़ा लिया जो घुटनों से ऊंची जीन्स के साथ बामुश्किल पैंट तक आती शर्ट और दुपट्टे से बेनियाज मेकअप से उठे चेहरे पर बेफिक्र से मुस्कुराए सजाई से कहीं से भी नूर की चॉइस ने। ओ ये तो बहुत हैंडसम है, मेरी सोच से भी ज़्यादा। एक बेबाक सी लड़की नज़र ज़रून पर डालते जो इसके देखती अपनी नज़रों का जाविया बदल कर नूर को देखने लगा जो गाउन के साथ अच्छे से हिजाब किए चेहरे पर मासूमियत लिए। खदीजा की बात पर नरमी से मुस्कुराते इस बात में सर हिला गई। हूँ शुक्रिया, मगर प्लीज़ बुरा मत मानिएगा क्योंकि मुझे आप किसी भी एंगल से अच्छी नहीं लगी और ना ही मुझे आपसे मिलकर कोई ख़ास खुशी हुई, इसलिए मैं आपकी कोई तारीफ़ नहीं कर सकता। ज़रून ने नूर के कूदने की परवाह किए बिना ही लापरवाही से अपनी बात मुकम्मल की तो खदीजा ने उसके मुँह फट होने के साथ साथ बदतमीज़ होने पर भी अपनी मुस्कुराहट सकेरे नूर को देखा जो ज़रून को चुप रहने का इशारा कर रही थी। ज़रून क्या बोल रहे हो तुम? नूर ने उसे आंखें निकालते इसके मज़ीद कुछ बोलने से पहले ही टोका तो खदीजा ने इसे इशारे से चुप करवाते 2 कदम आगे बढ़ाए और फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट सचाए इसे देखने लगी जो अभी भी आंखों में नापसंदगी के लिए इसे घूर रहा था। खैर बोलने दे, पसंदगी के लिए इसे घूर रहा था। खैर बोलने दो, खूबसूरत लोगों पर ही इसी तरह के एक्टिविटी अच्छा लगता है। इसकी आंखों में देखते हुए एक अदा से कहते इसके मज़ीद करीब हुई तो ज़रून ने खौफनाक नज़रों से इसे भी देखते 2 कदम पीछे की जानब बढ़ाई। अपनी हाथ में रहो, उंगली उठाकर तनबिया करते उसने नूर का हाथ पकड़ा जो खुद खदीजा की हरकत पर शर्मिंदा थी और यूनिवर्सिटी के दूसरे हिस्से की जानब बढ़ा। जैन ठीक कहता है, बहुत दिमाग ख़राब है इस शख्स का।
उसकी पुश्त को घूरते खतीजा ने अपनी बेइज्जती पर करते हुए खुद कलामी की और अपना मोबाइल निकालकर जैन को कॉल करने लगी ताकि इसे ज़रून के यूनिवर्सिटी आने के बारे में बता सके। क्या मसला है तुम्हें? क्यों तुमने मेरी दोस्त की इंसल्ट की? अगर तुम्हें वो अच्छी नहीं लगी थी तब भी इसके सामने ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी? नूर ने थोड़ी दूर जाते ही ज़रून का हाथ झटकते गुस्से से कहा, मैं किसी का धा नहीं रखता और किसी लड़की ने जिस तरह मुझसे बात की शुक्र करो मैंने मुंह में ही जवाब दिया, वरना ऐसे लोगों को तो मैं जवाब देना दूर की बात देखना तक पसंद नहीं करता। और तुम पागल हो क्या? क्या ज़रूरत है ऐसी फजूल लड़की को दोस्त बनाने की? ज़रून ने किसी की परवाह किए बिना इससे भी ज़्यादा गुस्से से इसकी बात की तो नूर ने पास से गुजरते स्टूडेंट को अपनी तरफ मतवज्जा पाकर जवाब देने की बजाय खामोशी अख्तियार की और इसे खाजानी नज़रों से देखते अपने 2 कदम लाइब्रेरी की जानिब बढ़ाए। क्या पता नहीं क्या समझती है खुद को, सड़ी हुई चड़ेल कहीं की। उसकी पुश्त को देखते ज़रून ने खुद कलामी की और इसके पीछे ही लाइब्रेरी की जानिब बढ़ा। मेरे पीछे क्यों आए हो? लाइब्रेरी में दाखिल होते ही नूर ने इसे अपने पीछे ही अंदर आता हो देखकर टोका। हाँ तो कहाँ जाऊँ मैं? कौन सी मेरी मासी बैठी है जिसके पीछे जाना था मुझे? और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते ज़रून ने आंखें चपकाई तो नूर ने खौफनाक नज़रों से इसे घूरते पाँव पटके एक खाली टेबल का रुख किया। हूँ बहुत नक चढ़ी है ये लड़की। ये एक नज़र वहाँ बैठे लोगों के पे डालते वो मुंह में बड़बड़ाया और इस टेबल की जानिब बढ़ा जहाँ अभी नूर ने जाकर अपना बैग पटका था। सर आपका काम तो मैंने आज ही कर देना था, पर वह ज़रून किसी साई की तरह नूर के साथ है। खदीजा ने जैन के फ़ोन रिसीव करते ही ज़रून के यूनिवर्सिटी आने के बारे में बताते बाकी भी तमाम तफसील से आगाह किया। हूँ मतलब आज भी नूर मेरे हाथ में नहीं आएगी और ये ज़रून साथ क्यों आया तुमने पूछा नहीं? खदीजा की तमाम बात सुनने के बाद जैन ने पूछा, नहीं सर मुझे लगता है ज़रून को शक हो गया तभी वो इसके साथ यहाँ आया। लाइब्रेरी की वजह से आवाज़ नीची रखती इसने रैक से एक किताब उठाती इसने अंदाज़ा लगाया और सामने टेबल की तरफ देखा जहाँ अब दोनों बेटे कुछ लिख रहे थे। हूँ ठीक है मुझे भी यही लग रहा है और ज़रून बहुत शातिर इंसान है, इसलिए तुम थोड़ी एहतियात करना ताकि इसे तुम पर भी किसी किस्म का कोई शक ना हो। इसे हदायत देते जैन ने इसकी मज़ीद कुछ बातें समझाई और फिर से एहतियात रहने का कहकर कॉल बंद की। अब मैं देखती हूँ ये नूर मुझसे कैसे बचती है। मोबाइल की स्क्रीन पर हाथ मारते इसने इसे ऑफ किया और दूसरे चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते इस टेबल की जानिब बढ़ी जहाँ वो दोनों बैठे थे। आओ खतीजा बैठो। इसे देखते नूर ने ज़रून को नज़रों में खामोश रहने की इल्तिजा की तो वो कुछ बोलते रुका। नहीं मैं बैठने नहीं आई, बस ये तुम्हें लेक्चर्स देने आई थी। अपना रजिस्टर इसकी जानिब बढ़ाते इसकी नज़रें ज़रून पर ही थी जो सर झुकाए रजिस्टर पर कुछ बनाने में मसरूफ़ था। शुक्रिया पर मैंने निम्रा से ले ली हैं सब नोट्स, वो यहाँ लाइब्रेरी में ही बैठी थी तो मैंने इसके ले लिए। नूर ने बताने के साथ ही वजाहत दी और इसरार करते इसे अपने साथ वाली चेयर पर बैठा लिया। लाओ मैं भी कुछ मदद कर देती हूँ। वैसे तुम इतने दिन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? तबीयत ठीक थी। खदीजा ने उसके साथ बैठते बड़ी होशियारी से इसे कुरेदा। हाँ बस पाँव में कांच लग गया था, ज़ख्म काफ़ी गहरा था तो चला नहीं जा रहा था मुझसे और कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, इसी वजह से ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई। नूर ने ज़रून की बात पर अमल करते खदीजा से भी झूठ बोला जैसे इसने अपनी चोट के मतलब जान से बोला था कि उसके पाँव में टूटा हुआ कांच लग गया था जिसकी वजह से पाँव पे ज़ख्म हुआ और बाजू का ज़ख्म तो वैसे भी इसकी आस्तीन में छुप जाता था तो इसके मतलब इसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा ख्याल रखा करो यार अपना और ध्यान से काम किया करो। खदीजा ने उसकी बात सुनते ही अपने लहजे में नरमी स्मोते समझाया तो नूर ने इस बात में सर हिलाया और रजिस्टर में से एक लेक्चर निकाल के इससे इसके मतलब पूछने लगी तो ज़रूर ने इसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। मुझे बता दो कौन सी चीज़ें फ़ोटो कापी करवानी है, मैं जब तक करवा लेता हूँ। वो दोनों को मसरूफ़ देखकर ज़रून ने कहा तो नूर ने खदीजा से पूछते ज़रून को कुछ नोट्स और लेक्चर थमाए तो वो इससे शॉप का रास्ता पूछते लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। सॉरी यार ज़रून बस कभी कभी थोड़ा रोड बिहेव कर जाता है। इसके जाते नूर ने खदीजा से कहा जो तब से अब नॉर्मल तरीके से समझा रही थी। हम खैर है कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे भी तुमने जो कुछ मुझे इसके मतलब बताया था मुझे उम्मीद भी यही थी कि वो इस किस्म की कोई बात करेगा। खदीजा ने अपने गुस्से को ज़ब्त करने के साथ साथ लहजे को नॉर्मल रखते नूर के शर्मिंदगी से निकला जो बार बार ज़रून की तरफ से इससे माजरत कर रही थी। सारा दिन के नोट्स का फोटोकॉपी करवाते
और कुछ किताबें इशू करवाने में शाम के 5 बज चुके थे। तभी ज़रून ने भूख का एहसास होने पर इसे कैबिन चलने को कहा, जो काफ़ी देर से खतीजा से लेक्चर समझने में मसरूफ़ थी। हाँ ठीक है चलते हैं, मुझे भी काफ़ी भूख लगी है। इसकी बात सुनते ही नूर ने खतीजा को भी पेशकश की, तो ज़रून को कुछ खास पसंद नहीं आई। नहीं तुम लोग जाओ, मैं बस घर के लिए निकलूँगी, काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी देर से वो ज़रून के सामने अच्छा बनने का नाटक करके थक चुकी थी। तभी अपनी घड़ी पर वक़्त देखती इसने ज़रून के कुछ कहने से पहले ही इनकार कर दिया था। नूर ने उसकी कोई भी बात सुने बगैर इसे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटा। नूर मैं कह रही हूँ ना, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। खतीजा ने अपनी आगे चलते शख्स के चेहरे पर टाहत देकर एक बार फिर से मना किया, तो अब की बात ज़रून ने रुककर दोनों को देखा, जो काफ़ी देर से एक ही बात पर बहस कर रही थी। नूर क्या मसला है तुम्हें? जब वो कह रही है कि इसे भूख नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो? एक नज़र खतीजा के चेहरे की तरफ देखती, जिस पर मेकअप की तय ज़रून को काफ़ी देर से कोफत में मुब्तला कर रही थी। इसने नूर को टोका, जो काफ़ी देर से उसकी मिन्नतें कर रही थी। ज़रून प्लीज़, तुम पहले ही मेरी दोस्त की काफ़ी इंसल्ट कर चुके हो, पर अब तुमने एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए अगर तुम्हें कोई मसला है तो खतीजा के आने पर तो तुम अकेले ही चले जाओ। ज़रून की बात सुनते खतीजा के चेहरे का रंग बदलता देखकर नूर ने गुस्से से कहा, और खतीजा का हाथ पकड़ते इसके इनकार करने के बावजूद भी ज़रून को वहीं खड़ा छोड़कर आगे निकल गई। इस लड़की का कोई इलाज करना पड़ेगा मुझे। इन दोनों को सामने कैंटीन में दाखिल होता देखकर ज़रून ने सोचा, और नूर की हरकत पर गुस्से से लाल होते वही लाउंज में मौजूद चेयर पर बैठ के इसके वापस आने का इंतज़ार करने लगा। सलीम साहब के समझाने पर आज कमरे से बाहर आया तो खालदा बेगम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुक्र अल्लाह का कि तुम्हें हम पर तरस आया। खालदा बेगम ने इसे देखते ही कहा, और उठकर इसके करीब आई, तो जो कुछ दिनों में काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तबीयत ठीक है? इसे खामोशी से अपनी तरफ देखता पाकर खालदा बेगम ने आज तक ही सही सी पेशानी से बाल हटाए। जी ठीक हूँ, बस सर में दर्द है, चाय बना दें। आगे बढ़कर सोफे पर बैठती इसने कहा, तो खालदा बेगम 5 मिनट में बनाकर लाने का कहते जल्दी से किचन की तरफ जाना पड़ी, और वहीं बैठकर लाउंज में पड़ी चीज़ों को देखने लगा, जो मलाइका ने अपने हाथों से सेट की थी। पता नहीं तुम्हें क्या जल्दी थी मुझसे दूर होने की? साइड टेबल पर पड़े छोटे गलदान को उठाते, जो मलाइका के खास लाउंज में रखने के लिए जिद करके लिया था, जिन्हें देखून कलामी की और एहतियात से इसे वापस रखते सलीम साहब के आने पर इनकी तरफ मतवज्जा हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया मेरा। जुनैद को देखती सलीम साहब ने बगल गिर होते खुशी से कहा, तो वो भी बमझकर मुस्कुराया। जी बस सोचा कि खुद को संभाल लूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद परेशानी ना हो। अलग अलग होते उसने नरमी से जवाब दिया, और इनके इशारा करने पर उनके साथ ही सोफे पर बैठ गया। अच्छा किया, वैसे भी किस्मत के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। मलाइका की ज़िंदगी इतनी ही थी जो बहुत अच्छे से गुजार गई। अब तुम भी खुद को संभालो, क्योंकि जिसकी रूह को तुम्हें इस तरह देखकर बेचैनी होगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वह परसकून हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी बढ़ने का नाम है, मौत भी एक हकीकत है। अगर नहीं तो कल हम सबको भी इसी के सामने आना ही होगा। और खुद सोचो, अगर वो ज़िंदा रहती तो क्या तुम इसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते? यकीनन नहीं, क्योंकि जिस तरह इसका पूरा वजूद जलसा हुआ था, इसके लिए ज़िंदगी का एक पल अजियत बन जाना था। उसके कंधे पर हाथ रखते सलीम साहब ने हमेशा की तरह इसे बहुत नरमी और प्यार से समझाया। जी मैं जानता हूँ, पर वो इतनी जल्दी मुझसे दूर हो जाएगी। मैं इस तरह कि मैं अपनी वापसी का कोई रास्ता, कोई उम्मीद मेरी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेगी। मुझे सब्र नहीं आता कि मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की, और पर अब्बू मुझे लगता है कि जैसे अभी भी मलाइका की तकलीफ़ में हो। वो रोज़ मेरे ख्वाब में आती है, मुझसे कुछ कहना चाहती है, जैसे इसे कोई परेशानी हो। जुनैद ने इसका हाथ पकड़ते किसी बच्चे की मानत इन्हें अपनी उलझन से गाक किया। तभी कहता हूँ कि खुद को संभालो ताकि इसकी रूह का सुकून हो। वो तुम्हारी वजह से ही बेचैन होगी, जो बार बार ऐसे ख्वाब में आती है। पता नहीं, पर मुझे लगता है वो मुझे कुछ बताना चाहती है, पर कह नहीं पाती। सलीम साहब की बात पर सुनते ही जुनैद ने नफ़ी में सर हिलाया, तो खालदा बेगम ट्रे उठाए लाउंज में दाखिल हुई। ये लो तुम्हारी चाय और ये कबाब, तुम्हें पसंद है ना? ट्रे से चाय का कप निकाल कर पहले जुनैद और फिर सलीम साहब के सामने रखते हुए खालदा बेगम ने कबाब एक प्लेट में रखते जुनैद को थमाया। मेरा दिल नहीं है, और मम्मी ये आपके हाथ पे क्या हुआ है? जुनैद ने वापस टेबल पर रखते इनके बाएं हाथ की जानिब इशारा किया। कुछ नहीं, शायद किसी चीज़ ने काटा है। अपना हाथ पीछे करते उन्होंने खुद भी एक नज़र से देखा, जो काफ़ी दिन से दर्द कर रहा था, पर वो खुद भी समझने से कासिर थी कि इस पर हुआ क्या है। नहीं, मुझे तो ये कोई ज़ख्म लग रहा है। परेशानी से उनका हाथ थामे जुनैद ने कहा, तो सलीम साहब भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। हाँ मैं अभी काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, पर ये किसी की सुनती कहाँ है। हाँ बस हो जाए शुरू में, ऐसे भी आपको तो मौका चाहिए मुझे बातें सुनाने का। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही टोकते खालदा बेगम ने जुनैद से अपना हाथ छुड़वाया। खुद ही ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो और सुकून से चाय पियो, पहले ही सर में दर्द है। इसे तसल्ली देते उन्होंने अपना हाथ कप उठाया और अपने अंदर के खौफ का छुपाते सामने सिंगल सोफे पर जा बैठी। घर वापस आने के बाद भी ज़रून का मूड काफ़ी ख़राब था, जो नूर के साथ साथ ही जाने में महसूस किया। क्या हुआ, ऐसे हर चीज़ का गू क्यों रहे हो?
खाना नहीं खाया क्या? इसे मुसलसल प्लेट में चमचा घुमाता देखकर दीजान से रहा नहीं किया। तभी उन्होंने सवाल किया, खा रहा हूँ। ज़रून ने इन्हें शक पड़ने के डर से जल्दी से चमचा भर के मुंह में रखा। ये तुम दोनों को क्या हुआ? आज लड़के आए हो क्या? ज़रून के नज़रें चुराने नूर की मुसलसल खामोशी पर दीजान को किसी गैर मामूली बात का एहसास हुआ। नहीं, हमने क्यों लड़ना था? हम तो कभी भी नहीं लड़े। क्यों नूर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इसके जवाब देने से पहले ज़रून ने बात संभाली हो। तौबा, कितना चालाक है। इस बात में सर हिलाते नूर ने इसे घूरा जो इसे इशारे से दीजान को कुछ भी बताने से मना कर रहा था। अच्छा ठीक है, तुम बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। नूर का जवाब सुनते ही कुछ तसल्ली हुई। ठीक है। उन्होंने ज़रून से नूर के पेपर्स ख़त्म होते ही इसे अपने साथ गाँव ले जाने की बात की। पर दीजान आपको नूर को वहाँ क्यों लेकर जाएंगी? वहाँ सबसे क्या कहेंगी कि ये कौन है? उनकी बात सुनते ही चावल ज़रून के गले से जा लग गई। तभी खांसते हुए उसने 2 घूंट पानी के पीते खुद को पसकून करते दीजान से पूछा, चाहती तो मैं ये भी थी कि नूर के घरवालों को खुद जाकर मना लूँ। इनके घर से ही तमाम बर्दारी के साथ बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करवा के हवेली लेकर जाऊं। पर नूर की इस बातें सुनने के बाद मुझे उनका मनाना बहुत मुश्किल लग रहा है। पर भी अपनी तरफ से एक कोशिश ज़रूर करूंगी कि वो मान जाएं। अपनी दुआ में इसे तुम्हारे साथ रुखसत करें। पर अगर वो फिर भी नहीं मानते तो मैं नूर को अपने साथ साईं फ़ारूक की हवेली ले जाऊंगी, साइदा बेगम के भाई की हवेली ले जाऊंगी और वहीं से कुछ बातमात लोगों की मौजूदगी में इसे हवेली के लेकर जाऊंगी ताकि हमारी इज्जत भी रह जाए और तुम्हें या नूर को भी कोई ज़िंदगी में कोई ये ताना ना दे कि तुम लोगों ने खुद से शादी की। दीजान ने बड़ी नरमी से उसको सारी साथ समझाई, जिस पर ज़रून ने इस बात में सर हिलाते नूर की तरफ देखा जो एक नफ़रत भरी निगाह ज़रून के चेहरे पर डालते, जिसने दीजान को ज़बरदस्ती निकाह के बारे में ना बताकर नूर को भी इस जुर्म में बराबर का शरीक ठहरा दिया था। इसने खुद को कोसा कि क्यों इसने ज़रून को बात मानते दीजान की इसकी हैसियत नहीं बताई कि इसे इसने किस तरह ज़बरदस्ती इसके साथ निकाह किया और फिर कैसे इसे इसके वालों की नज़रों में गिराया। मैं थक गई हूँ, बस कुछ देर आराम करूँगी। मज़ीद वहाँ रुकना नूर को नामुमकिन लगा था। फिर रशीदा को बर्तन उठाने का कहते वो अपने कमरे में चली गई। लगता है नूर को मेरी बात पसंद नहीं आई। उसके इस तरह जाने पर दीजान ने कहा तो ज़रून ने इन्हें तसल्ली दी। बेल की आवाज़ पर उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया जहाँ आर्या ने इसे देखते ही मुँह फेर लिया। अगर मुँह नहीं फेरना था तो आने की क्या ज़रूरत थी? आर्यन उस दिन हॉस्पिटल में होने वाली बदकलामी पर अभी तक नाराज़ था। इस वक्त तो ज़रून को तकलीफ में देखकर वो खामोशी से इसके साथ रहा। पर नूर के ठीक होते ही इसने ज़रून से हर तरह की बोलचाल बंद कर दी थी। अता ने ज़रून ने इसे मनाने की काफ़ी कोशिश की पर वो ऑफिस में ही बस मतलब की बात करता और अपने अपार्टमेंट से भी एक दोस्त की तरफ शिफ्ट हो गया था ताकि ज़रून की इसे मनाने का किसी किस्म का कोई मौका ना मिले। ज़रून ने इसे देखते ही अपनी मुस्कुराहट छुपाते क्योंकि से ताना मारा, मैं तुमसे मिलने नहीं आई इसलिए ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। इसे दरवाजे से हटाते आर्या ने अपनी नाराज़गी बरकरार रखते सामने बैठी दीजान का रुख किया तो ज़रून भी दरवाज़ा बंद करके इसके पीछे आया। कैसे वो बेटा और अपनी दीजान से नाराज़ थे क्या जो इतने दिनों बाद मिलने आए हो? इसके सर पर हाथ फेरते दीजान ने शिकवा किया तो आर्यन ज़रून को इग्नोर करते इनके साथ वह चेयर पर पीछे करके उनके पास ही बैठ गया। मैं भला आपको भूल सकता हूँ और मुझे आज ही पता चला कि आप आई हुई हैं तो देखिए मैं आज ही मिलने आ गया। पर मैं तो काफ़ी दिन से ज़रून से पूछ रही हूँ कि आर्यन को नहीं बताया मेरे आने का, तो उसने कहा कि बताया है पर वो मसरूफ़ है नहीं आ सकता। दीजान ने नज़र उसके चेहरे पर डालते आर्यन को बताया जो आज ज़रून की खचाई करवाने का पक्का इरादा करके आया था। दीजान के मौका देते ही खुश शुरू हो गया। मैं मसरूफ़ नहीं था दीजान, बल्कि आपके पोते का दिमाग आजकल काफ़ी ख़राब है। मुझे तो ये इंसान ही नहीं समझता, जब चाहे जहाँ चाहे भी इज्जत का देता है। हालांकि बाज़ दफ़ा तो मुझे खबर भी नहीं होती कि ये मुझ पर गुस्सा निकाल क्यों रहा है। ज़रून की आंखें निकाल के बावजूद भी आर्या ने इसे अपनी बात मुकम्मल करके ही सांस लिया। ज़रून मैं ये क्या सुन रही हूँ? इसे प्रिंसेस को गोद में उठाता देखकर दीजान ने तस्दीक चाहिए। दीजान ये इंसान तो पैदा ही मेरी बुराइयाँ करने के लिए हुआ है। आपको याद है ना, एक बार पहले भी इसने आपसे मेरी शिकायत की थी जो बाद में झूठी साबित हो गई और फिर उल्टा आपको शर्मिंदगी हुई थी कि आपने मुझे क्यों डांटा। बड़ी चालाकी के साथ ज़रून ने दीजान को अपनी साथ पर किया जो इसकी तमाम तेज़ी बड़ी आसानी से समझती थी। दीजान ये झूठ बोल रहा है, मैंने आपको सच बताया था। और अब भी आर्यन के कहने के साथ ही बिरयानी प्लेट में निकाली जो रशीदा उठाने लगी थी। उफ, क्या तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो? बस करो अब। वो ज़रूर सॉरी बोलो आर्यन को, मुझे पता है तुमने ज़रूर बदतमीज़ी की होगी। दीजान ने उनकी बढ़ती हुई बहस को ख़त्म करने के लिए ज़रून से कहा तो सॉरी के नाम पर होंकों की तरह मुँह खोले दीजान को देखने लगा।
मैं इसे सॉरी बोलूँ, मैं बंदर नमा इंसान से इसे बिरयानी के साथ इंसाफ करता देखकर ज़रून ने दीजान का लिहाज किए बगैर ही प्लेट उसके आगे से अपनी तरफ सरकाई। दीजान देख लें, ये मुझे बंदर कह रहा है। आर्यन ने वापस प्लेट अपनी तरफ करते हुए शिकायत की तो दीजान ने सर पकड़े इन दोनों को इनके हाल पर छोड़ते अपनी छुरी उठाते कमरे का रुख किया। कुछ देर बहस करने के बाद ज़रून ने सीरियस होते आर्यन से अपने रवैये की माफ़ी मांगी तो इसने फ़राग दिली का मुजाहरा करते इसे माफ़ कर दिया। एक बार तो मैंने माफ़ कर दिया, पर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। इसकी माजरत कबूल करने के साथ ही आर्यन ने शर्त रखी तो ज़रून ने ताबदारी से सर हिलाया। ठीक है, ना करना। वैसे भी मुझे तुम जैसे फसूल इंसान को बार बार बनाने का कोई शौक़ भी नहीं है। एक बार फिर से इसने आंखों में शरारत की कहा तो आर्यन का तीसरी बार ट्रे की तरफ बढ़ता हाथ रुका। बाद में जाओ तुम और तुम दोबारा से मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। इसने गुस्से से कहते ट्रे में मौजूद तमाम बिरयानी अपनी प्लेट में निकाली तो ज़रून ने कहकर लकाते फिर से सॉरी बोला। दफ़ा हो दोबारा कोई काम हो ना मुझे मत कहना। चमचा भर के मुंह में रखते आर्यन ने इसके कान पकड़ते पर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हूँ मैं किसी और से क्यों कहूँ, तुम मेरे मैनेजर हो इसलिए मेरे तमाम काम करना तुम पर फ़र्ज़ है। उसकी बात सुनते ज़रून ने अपनी ही धुन में जवाब दिया, मैं मैनेजर के साथ तुम्हारा दोस्त भी हूँ जिसके बारे में तुम अक्सर ही भूल जाते हो। तभी मुझे भी तुम इन्हीं नौकरों की तरह ट्रीट करते हो जो तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं। संजीदगी से कहते हुए ज़रून की मुस्कुराहट गायब कर चुका था। शर्म करो, अगर मैंने तुम्हें कभी अपना नौकर या मुलाजिम नहीं समझा। हमेशा दोस्त समझ के हक के साथ हर बात कह लेता हूँ, पर लगता है तुम्हें गलत करता हूँ। इसके बाद सुनती ज़रून ने अफसुदगी से ऐसा झटका, गलत नहीं कहते करते पर तुम्हारा तरीका गलत होता है। रशीदा को बर्तन उठाने का कहती आर्या ने इसे इसकी गलती का एहसास दिलाया। ओके, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और मुझे नहीं पता कि हम दोनों की दोस्ती इतनी कमज़ोर हो गई है कि मामूली सी बात पर यूँ बिखर जाएगी। आर्यन की बात से ज़्यादा ज़रून को उसके रूखे फूके तंज भरे लहजे ने हर्ट किया और तभी इसने मज़ीद बात बढ़ाने की बजाय फिर से माजरत की और बात बदलती उससे अहमद की शादी के मुतल्लिक़ पूछने लगा जो एक हफ्ते बाद ही जारी है।